नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। बिहार में अचानक चाचा का रुख बदल गया है और भतीजे का सुर बदल गया है। तो इस रुख बदलने और सुर बदलने के बीच में कौन सा तालमेल है, कौन सा अंदरूनी खेल है और इन सब में भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार एक बार फिर से गच्चा खाने वाली है? चाचा भतीजे के खेल में गच्चा खाना भारतीय जनता पार्टी की का एक पुराना सगल रहा है। कई बार गच्चा खा चुकी है। 2022 का गच्चा तो ताजा ही है, लेकिन चच्चा क्या बीजेपी को गच्चा दे देंगे और भतीजा क्या डबल क्रॉस कर रहे हैं बीजेपी के साथ? इन तमाम पहलुओं को यदि हम देखने की कोशिश करें तो बिहार आज की परिस्थिति में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। फैसले की घड़ी करीब आ रही है और ये फैसला क्या जनवरी महीने में ही होगा? महाकुंभ के दरमियान ही बिहार का फैसला होगा और कुंभ में, बिहार के सियासी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए बिना प्रयागराज गए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को डुबकी लगाने के लिए और प्रयागराज जाने के लिए फ्री कर देंगे। दरअसल बिहार से एक साथ कई खबरें आ रही है और उन सबका निचोड़ यदि देखें तो साफ दिखाई देता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तो चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी बताएंगे कि क्या है बिहार के ताजा हालात। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार 3 कार्यक्रम जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूत और दमदार उपस्थिति थी, उसे नीतीश कुमार ने दरकिनार किया, खासकर अमित शाह के बयान के बाद। एक कार्यक्रम था नीतीश मिश्रा जो बीजेपी के विधायक और मंत्री हैं बिहार सरकार में, इन्वेस्टर मीट का, निवेशकों को आकर्षित करने का। तो निवेशकों को आकर्षित करने का कार्यक्रम था। वो निवेशकों को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम में नीतीश कुमार, बड़े बड़े विज्ञापन छपे, इसके बावजूद नीतीश कुमार नहीं आए। दूसरा कार्यक्रम था, आप सब ने देखा, पटना में पीठासीन अधिकारियों के स्पीकर समिट का। उसमें वो बिहार सरकार ने उस मेजबानी की थी, नीतीश कुमार की सरकार और बिहार विधानसभा ने मेजबानी की थी। वहां से नीतीश कुमार नदारद रहे और वहां तो चाचा भतीजा दोनों नदारद हो गए। भतीजे को 6 मिनट का टाइम भी मिला था संबोधित करने के लिए पहले दिन, और चाचा को दूसरे दिन आने की बात थी। दोनों एक साथ गायब। और तीसरा कार्यक्रम में तो हद ही हो गया, जब कर्पूरी जयंती पर कार्ड छप गए, इनविटेशन कार्ड के साथ साथ आप देखें तो प्रोटोकॉल का पूरा प्रोग्राम इशू हो गया कि मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे कर्पूरी ग्राम में, समस्तीपुर जिले में। वहां उपराष्ट्रपति आए, शिवराज सिंह चौहान आए, सब कोई आए, लेकिन नीतीश कुमार न तो एयरपोर्ट पर पटना में उपराष्ट्रपति के स्वागत में गए और ना ही यहां पर गए। तो ये सब चल ही रहा है और इन सब के बीच उनके भतीजे यानी तेजस्वी यादव का एक बयान मधुबनी से कल आया कर्पूरी जयंती पर। आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे तो फुलपरास के विधायक हुआ करते थे, मधुबनी जिले से जीते थे उपचुनाव में 77 में। फुलपरास में जाकर के तेजस्वी यादव ने अपने यादव समाज के लोगों को कहा कि सबको साथ लेकर चलिए और हुड़दंग करने वाले एलिमेंट को से दूरी बनाइए, उनको कंट्रोल कीजिए। यादव सामंती न बने, समाजवादी है, समाजवादी रहे। क्या लग रहा है, एक तरफ भतीजा अपने वोटरों को एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं, दूसरे चाचा आंख बंद डिब्बा गायब वाली कहावत को कि उपराष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जैसे ही लखनऊ के लिए उड़ा, वैसे ही चाचा का हेलीकॉप्टर पटना से उड़ा और कर्पूरी ग्राम पहुंच गए, कर्पूरी ठाकुर के गांव में। ये कौन सी राजनीति है? नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जगदीप धनखड़ साहब हो, चाहे वो ओम बिरला साहब हो, चाहे वो कोई हो, किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार जाना नहीं चाह रहे हैं। और ये सारा बवाल हुआ है अमित शाह के टीवी इंटरव्यू के बाद। और उधर भतीजा ये लालू यादव, जो नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं लालू यादव, वो इनविटेशन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनविटेशन देने के अलावा उनके भतीजे अपने वोटरों पर भी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब का मिला जुला रिएक्शन आपको क्या लगता है, अंदर खाने कौन सी बिसात बिछी हुई है? देखिए, नो डाउट, देखिए 2 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं और कॉन्क्लेव में दिए गए बयान को यदि भूल चूक मान भी लिया जाता, लेकिन जो बयान कॉन्क्लेव में दिया गया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में, खासकर एनडीए की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गई,
उसके बाद फिर से अमित शाह ने संजय झा के चूड़ादही कार्यक्रम में उस बयान को ऑफ द रिकॉर्ड दोहराया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस कार्यक्रम में जो भी सम्मानित अतिथि शामिल थे, चाहे पत्रकार हो, नेता हो, या वो तमाम लोग, ऑफ द रिकॉर्ड आप भी उनसे बात कीजिएगा तो बताएंगे, इस बात की इस बात पर मुहर लगाएंगे कि अमित शाह ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला, यानी 2025 के बाद जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उसका फैसला हम नीतीश बाबू के साथ बैठकर बातचीत कर इसका फैसला करेंगे। तो सवाल उठता है कि अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार से मिलकर आप मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाएंगे, यानी यानी कहने का अर्थ ये हुआ नीतीश कुमार के स्थान पे कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो नीतीश कुमार के पसंद का हो। क्या नीतीश कुमार के रहते हुए ये संभव है? मैं दर्शकों के लिए फिर से दोहरा दूं, अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार जी से मिलकर नीतीश कुमार जी के साथ बैठक करके बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस पे हम चर्चा करेंगे और सहमति बनाएंगे, और नीतीश जी के पसंद के लोगों को, नीतीश जी का इस पे क्या राय होता है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के रहते हुए क्या एनडीए में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जो बिहार का मुख्यमंत्री हो सके? तो ये जो तमाम आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो इसी बात को लेकर है कि एनडीए में यह फैसला, पूर्ण रूप से यह फैसला नहीं हो पाया है कि यदि एनडीए सत्ता में फिर से सत्तासीन होती है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, छोटे मोटे नेता, प्रदेश स्तर के नेता जरूर बयान दे रहे हैं, चाहे नीतीश, जय नीतीश, तमाम इस प्रकार की बातों को दोहरा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इनके लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नंबर तीन नेता ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी नंबर 1, नंबर 2 अमित शाह, नंबर 3 जेपी नड्डा। किसी ने इस बात को दोहराया है कि 2025 में यदि एनडीए सत्तासीन होती है तो नीतीश कुमार ही अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कोई बयान आया तो आप मुझे बता दीजिए। इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं कि भैया हमारा तुमको हमारा वोट भी चाहिए, 15-16% वोट भी चाहिए, और हमारा वोट का इस्तेमाल करके तुम सत्तासीन हो जाओगे, और सत्तासीन होने के बाद कहोगे कि नहीं भैया अब आपका उम्र हुआ, किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए। और इसके पीछे देखिए, मैं सिर्फ शंका जाहिर कर रहा हूं, हो सकता है कि जो मेरे विचार है वो गलत हो। लेकिन ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल प्रशांत किशोर के मुद्दे पर है। ऋषि जी, प्रशांत किशोर के मुद्दे पर आपने चर्चा छेड़ दी तो पूछना पड़ रहा है। 60-70 मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्या प्रशांत किशोर दावे के साथ ये बात कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को एक एक कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के विभाग पता है, और कोई उनसे जीके क्विज की तरह पूछे कि अमुक व्यक्ति का विभाग क्या है आपके मंत्रालय में, क्या नरेंद्र मोदी बता देंगे? नरेंद्र मोदी अगर पढ़ने लिखने में इतने ही अगर प्रवीण होते, आजकल बिहार में प्रवीण की ज्यादा चर्चा है, प्रवीण के यहाँ से कैश मिलते हैं, लेकिन हम प्रवीण नाम नहीं, प्रवीण शब्द पर जा रहे हैं। इतने ही प्रवीण होते नरेंद्र मोदी पढ़ने लिखने में, तो ग्रेजुएशन से 7-8-10 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटायर पॉलिटिकल साइंस और ये सब नहीं होता। तो ये तो नरेंद्र मोदी भी नहीं बता पाएंगे, इतने ज्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं कि। बोलिए, मैं ही नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू प्रशांत के साथ दिला दे, मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि अमुक राज्य मंत्री कौन से विभाग के हैं। आप विषय से विषयांतर हो रहे हैं। इन दिनों क्या नैरेटिव बनाया जाता है बिहार में? इन दिनों बिहार में नैरेटिव ये बनाया जाता है कि नीतीश कुमार पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, और पूर्णतः मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ये नैरेटिव बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? और उस नैरेटिव पे क्या प्रशांत किशोर इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो ये नैरेटिव बनाया जाता है उसमें कुछ मीडिया संस्थान के लोग भी हैं। अब किन से मिले हुए हैं कहने की जरूरत नहीं है, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनको कहां से ये मतलब ताकत मिलता है कहने की जरूरत नहीं है।
कुछ भाजपा के नेता भी हैं। अब गिरिराज सिंह क्यों मांग कर रहे हैं? जो बेचारे पूरे पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और कह रहे हैं भारत रत्न दे दीजिए। क्या आप दर्शाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीति करने लायक नहीं रहे हैं, सक्षम नहीं है, सबल नहीं है, कमजोर हो गए हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से? तो प्रशांत किशोर का वो बयान इस बात को ये साबित करता है अभिषेक जी कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर का बीजेपी से कोई संबंध है, लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, दो मतलब लीजिए, एक तरफ बीजेपी भी इनडायरेक्ट रूप से नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को लेकर एक माहौल बना रही है कि अब वो सक्षम नहीं है। तभी तो अमित शाह ऐसे बयान दे रहे हैं। भाई एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, आप इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे और शिंदे की तरह इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? कोई देवेंद्र फडणवीस खोज रहे हैं आप बिहार में? अच्छा एक चीज बताइए और उनके द्वारा चलाए गए अभियान को कौन प्रूफ करते हैं, कौन मतलब और उसमें मतलब आग में घी डालने का काम करते हैं? प्रशांत किशोर। आज बयान है, उनका बयान देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि नीतीश कुमार खड़े होके अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और उनके विभाग का नाम ले ले, हम बिना शर्त समर्थन कर देंगे। भैया आपके पास अभी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, प्रशांत किशोर के पास अभी है क्या जो आप बिना शर्त समर्थन कर देंगे? जी नहीं, देखिए ऋषि जी, प्रशांत किशोर और गिरिराज सिंह, इन दोनों के बयानों को मैं गंभीरता से नहीं लेता और गंभीरता से लेने लायक भी नहीं है। कौन कब क्या बोलेंगे, किसको कहाँ का वीजा दे देंगे, कब क्या बोल देंगे, कोई ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने फुलपरास में जो बातें कही और उसमें उन्होंने कहा कि यादव लोग सामंती नहीं समाजवादी बने रहे और हुड़दंगियों को कंट्रोल करें, समाज में सबको साथ लेकर चले, अति पिछड़ा आगड़ा सबको साथ लेकर चलने की तरफ उनका इशारा था, दलित महादलित सबको। अब क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अपनी गलतियों को सुधारा, क्या तेजस्वी यादव को भी अखिलेश यादव की तरफ एहसास हो चला है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत है वही उसकी कमजोरी है और ताकत से कमजोरी को निकाल दिया जाए तो ताकत बहुत बड़ी हो सकती है? क्या कारण है? बहुत क्या बड़ी चाचा बात का इशारा है? बहुत देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव जिस कारण से आज सत्तासीन नहीं है, उस कारण को आज आपने रख दिया है और तेजस्वी यादव इस चीज को समझते हैं तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूं। लालू यादव पूरे बिहार क्या राष्ट्रीय फलक पे अति पिछड़ों दलित महादलितों के बड़े नेता के रूप में कैसे शुमार हुआ? लालू यादव गरीबों के नेता माने जाते थे, उसमें जात पात सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं था। मुझे याद है, थोड़ा 95 का चुनाव मुझे याद है, वो चक्रछाप हुआ करता था, चाहे वो पासवान समाज का हो, चाहे वो धोबी समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे वो लोहार समाज का हो, सभी वर्गों ने दिल खोलकर मतलब जिसको पीडीए कहते हैं या जो आपका मतलब ये कहिए मंडल की राजनीति कहिए, उन्होंने दिल खोलकर इनको सपोर्ट किया। लालू यादव कमजोर कैसे हुए? नीतीश अलग हो गए तो कोरी कुर्मी अलग हो गए, रामविलास जी निकल गया तो पासवान समाज निकल गया, दलित निकल गया। ऐसे ऐसे लालू यादव कमजोर होते गए और एमवाई के नेता बन गए। एमवाई में भी वाई में कोई कभी कभी थोड़ा सा डेंट कर देता है, कोई एआईएमआईएम आ जाता है तो एम में डेंट कर देता है। पिछले बार एआईएमआईएम नहीं लगा दिया। हाँ, एआईएमआईएम नहीं होती चुनाव में तो आज तेजस्वी यादव सत्तासीन होते। तो एमवाई में यदि आप ऐड करने के कैपेसिटी में नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 60 सीट चुनाव जीत जाइएगा, लेकिन 123 का जो 121 या 122 का जो फॉर्मूला है उसको आप नहीं पा पाइए। तो तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं और बिल्कुल ये हकीकत है। ग्राउंड लेवल पे जाइए, चौक चौराहे पे जाइए, जो वर्ग तेजस्वी यादव से जुड़ना चाहता है, मैं दावे के साथ कहता हूं, फॉरवर्ड मतलब जो जिसको मान लीजिए, देखिए मैं जात पात मानता नहीं हूं, लेकिन जो एक प्रकार का जो सोशल ब्लॉक बना दिया गया उसके हिसाब से बताऊं, जो फॉरवर्ड कास्ट हैं वो भी तेजस्वी यादव से जुड़ना चाहते हैं।
लेकिन जो ये सामाजिक संरचना है, जो टेंशन है, एक कॉलिजन है आपको लोअर लेवल पे, उसको खत्म करने की जरूरत है। भागीदारी देने की भी जरूरत है तेजस्वी यादव से। मैं कहूंगा कि आप संगठन से लेके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी भागीदारी दीजिए। ए टू जेड सिर्फ कहने से नहीं होगा। जी ऋषि जी, तेजस्वी यादव के फुलपरास में दिए गए इस बयान के बाद पप्पू यादव का एक इंटरव्यू मैंने आज देखा। इसी परिप्रेक्ष्य में उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है, तो पप्पू यादव ने कहा कि इन लोगों ने बदनाम किया है, यादवों पर आरोप लगाया है इन लोगों ने। पप्पू यादव को ठीक है मलिक, आज आप बताइए। ठीक है, पूर्व में जो हुआ सो हुआ। अब पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वर्तमान में? अभी कुछ दिन पहले पटना बंद किए थे, पूरा बिहार बंद किए थे। उनके समर्थकों ने क्या किया था? उसमें सिर्फ यादव समाज की गलती थी क्या? आपके जो सपोर्टर हैं वो क्या करते हैं? कोई कर्मचारी जा रहा है, परिवार के साथ जा रहा है, पत्नी बहन के साथ जा रहा है, उसको थपड़िया देते हैं, लतिया देते हैं। अभी पप्पू यादव के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? पप्पू यादव रंजीता रंजन जी के साथ जा रहे हो और कोई ऐसे बदतमीजी कर दे, आम आदमी का मान सम्मान नहीं होता है। पप्पू यादव अच्छे नेता है, लेकिन ये नहीं, अच्छे नेता कैसे हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छे नेता कैसे हैं? आप आंदोलन कीजिएगा, आप नेता बनिएगा और आपके कार्यकर्ता हुड़दंग करेंगे। कोई परिवार के साथ जा रहा है, उसको थप्पड़ मार दीजिएगा। ये बहुत गलत हुआ, ये हुड़दंग नहीं होना चाहिए था, ये निश्चित तौर पर। और आप तेजस्वी यादव को ज्ञान देने, तेजस्वी यादव को ज्ञान देने चले हैं। तेजस्वी यादव तो कम से कम ऐसे नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव यदि जिस सभा और मीटिंग में होंगे, तेजस्वी यादव तो ऐसे नहीं करेंगे। हो सकता है तेजस्वी यादव से मैंने कई कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव का आलोचना भी किया है, लेकिन तेजस्वी यादव तो ऐसे नहीं है। आप जन नेता है पप्पू यादव जी, आप किसी विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे आप हुड़दंग करेंगे तो आपका जो ध्येय है, आपका जो मंशा है, वो डाइल्यूट होता है। देखिए ऋषि जी, मैं आप फिर कह दूं, मैं 2 सेकंड और लूंगा, 2 सेकंड और लूंगा आपको। इसी बात को लेकर मैंने आलोचना पटना डीएम का भी किया था। उस बच्चे की क्या गलती थी? आपने थप्पड़ मार दिया। डीएम साहब, आपको कोई छात्र ऐसे थप्पड़ मार देता तब कैसा लगेगा? आप डीएम हो गए तो भगवान हो गए। संविधान ने आपको पावर दिया है कि किसी बच्चे को थप्पड़ मार दीजिएगा। ऋषि जी, हम वापस तेजस्वी यादव पर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की जो पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक जीवन है, उसे हमने 2 ही रूप में देखा है, नेता प्रतिपक्ष या डिप्टी सीएम। 37 महीने डिप्टी सीएम, 20 महीने और 17 महीने, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष। और दोनों रूपों में उनके कामकाज में व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहीं कोई खामी नजर नहीं आई है। तो भी वेरी फ्रैंक में बता रहा हूं, उनका कामकाज, उनका प्रदर्शन ठीक लगा है। एक बार उनका प्रदर्शन ठीक नहीं लगा तो हमने इसी प्लेटफॉर्म पे आलोचना भी की थी, जब उन्होंने इस साल पूरे मानसून सेशन में उनकी अनुपस्थिति थी कि भाई विधानसभा का सत्र चल रहा है, पूरे सेशन में तेजस्वी यादव नेता विपक्ष गायब है। तो एक बार के उस उदाहरण को छोड़ करके मुझे कोई कमी नजर नहीं आई है। ये बात मैं साफ साफ कहता हूँ। नहीं, बाकी अब कमियां हैं तेजस्वी यादव में। यदि मुझे आप मौका देंगे तो मैं बताऊं, कमियां हैं उनमें। आप उनके विधायकों से बात कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, उनके नेताओं से बात कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने जो किचन कैबिनेट बना रखा है, उनसे उनको मतलब ठीक है, किचन कैबिनेट आप रखिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को आपसे मिलना हो तो किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लालू यादव से कोई मिलने जाता है तो कोई है क्या लालू यादव के ऐसे सलाहकार जिससे परमिशन लेना पड़ता हो? ऋषि जी, मैंने आप कई एमएलए और मंत्रियों से बात कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड। ये बात को आप इस बात को तस्दीक करेंगे कि एक ब्रेकर है। आप ब्रेकर जब बनाइएगा तो खुद ब्रेक हो जाइएगा। कार्यकर्ताओं से संवाद कीजिए, नेताओं से संवाद कीजिए, विधायकों से मिलिए। चलिए, विधायकों से मिलने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज ये हमें बताइए, ये चाचा का रुख बदलना कि बीजेपी के कार्यक्रमों का करीब करीब बॉयकॉट जैसा ही कर देना, और भतीजे का सुर बदलना, और इन दोनों के बीच बिहार की सियासत में खेला होने की गुंजाइश दिखना, अब क्या लगता है नीतीश कितनी दूर बीजेपी के जा चुके हैं और कितने पास है? और दूर जाने और पास आने के बीच में उनके बड़े भाई और उनके भतीजे, बड़े भाई मतलब लालू यादव और भतीजे मतलब तेजस्वी यादव, इन दोनों की भूमिका किस रूप में आप देखते हैं कि क्या इन लोगों ने एक तरह से चाचा को स्वीकार कर लिया है, लालू यादव की लाइन पर पार्टी आ चुकी है? अभिषेक जी, मैं फिर से कह रहा हूं,
सम्मानित दर्शकों को भी मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कब क्या हो जाए, कब क्या समीकरण बन जाए, कब कौन सा नेता किसी बात को लेकर उठ जाए। खासकर नीतीश कुमार उठने में एक्सपर्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार आगे जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। ये तो नीतीश कुमार का मन ही जानता होगा, दिल्ली जानता होगा, उसके अलावा कोई नहीं जानता, निशांत भी नहीं जानता। दावा करता होगा कि हम बहुत जीते। हाँ, और इंडिया गठबंधन के जन्मदाता कौन है? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को भाव नहीं मिला, तुरंत उठ गए बच्चे की तरह। जैसे घर में छोटे बच्चे को, 2 बच्चे हैं, एक को 2 मिठाई दे दीजिए, एक को 1 दीजिए, तो एक बार उठ जाता है। मैं खुद ही उठ जाता हूं, मैं छोटा हूं घर में। अरे बच्चा में हम लोग मुर्गा के लेग पीस के लिए लड़ लेते थे भाई, मुर्गा में 2 ही लेग है भाई, वही चीजें, वही एक मुर्गा में 4 लेग कहाँ से आएगा भाई? वो जो कहता है ना, वो कौन सी मूवी है, रन, जिसमें कहते हैं हमारे यहाँ तो 4 होते थे एक मुर्गे में। तो भाई हम लोग भी बच्चा में मुर्गे के लेग पीस के लिए रूठ जाते थे, तो नीतीश जी वैसे ही रूठ जाते हैं। और राजनीति में जो चतुर आदमी होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा महत्व उनका महत्वाकांक्षा होता है। न उनके लिए पुत्र न उनके जो महत्वाकांक्षी नेता होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, न उनके लिए परिवार महत्व रखता है, न उनके लिए बेटा महत्व रखता है। तो अब पूरा लाइन हम नहीं बता पा रहे हैं। और रजनीश ओशो ने इस संदर्भ में एक बड़ा अच्छा सा कोट किया था, मैं भूल रहा हूं अभी। तो नीतीश कुमार उठने में एक्सपर्ट हैं। कब उनको ऐसा लग जाए, देखते हैं आरसीपी सिंह को तो बहुत दुलार करते थे, बहुत प्यार करते थे। लगता था कि आप आरसीपी सिंह को ही सब संभालना है, एक झटके में निकाल दिए। ललन सिंह की स्थिति देख रहे हैं कि बहुत ललन सिंह आजकल गुस्सा आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की तरफ से दुलार प्यार नहीं मिल रहा है, तो ललन सिंह हर बात में उखड़ जा रहे हैं। अब अनंत सिंह वाले मामले में तुरंत उखड़ गए कि टिकट किसने दिया। अरे भैया, टिकट ठीक है, तेजस्वी यादव ने एक बार टिकट दे दिया अनंत सिंह को, अब बार-बार टिकट कौन दिया था? उनको राजनीति में एस्टेब्लिश कौन किया था? आपने किया था। सुनील पांडे को राजनीति में एस्टेब्लिश किसने किया था? जेडीयू ने किया था, समता पार्टी ने किया था। ललन बाबू, तो गुस्साने से नहीं होगा, पत्रकारों के सवालों का जवाब देना होगा, सिर्फ मुंह ऐट के बोलने से नहीं होता है। तमाम बाहुबलियों को तमाम, एक मिनट मुझे दिल की बात कहने दीजिए। तमाम बाहुबलियों को बिहार में एस्टेब्लिश करने का काम जेडीयू ने भी किया है, और उस और नंबर 2 के नेता उस समय भी आप ही थे। तो ये बयान देने से नहीं होगा। अनंत सिंह को क्यों उपचुनाव में लोकसभा चुनाव में निकाला गया, कहने की जरूरत नहीं है। ऋषि जी, हालांकि एक बात कह खत्म करूं, मोकामा वाले इशू में अभिषेक जी, अनंत सिंह की जो भूमिका है वो सही है। एक जन नेता की जो भूमिका क्या होती है कि उनके कोई वोटर हैं, उनके जो मतलब जो मिलने वाले हैं, उनका शिकायत है, वो भी बेचारा गरीब आदमी, लेकिन उनका तरीका गलत था। और मैं एक बात कह खत्म करूंगा, नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है। उस अपराधी सोनू सिंह का मनोबल देखिए, और थाना से उसका सांठगांठ देखिए, कि उसकी हिम्मत देखिए। उसके घर में जाके उसके पत्नी मुकेश सिंह की पत्नी के साथ मारपीट करता है, मुकेश सिंह के साथ मारपीट करता है, उसकी बेटी के साथ मारपीट करता है, और ताला मार के चाबी कहाँ देता है? थाना प्रभारी को देता है। वो इतना बड़ा गुंडा हो गया, इतना बड़ा बाहुबली हो गया कि आप किसी के गरीब के घर में ताला मार दीजिएगा और चाबी थाना प्रभारी को दीजिएगा। अब देखिए ना ऋषि जी, इस चक्कर में बेचारे जो पटना के छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, मोदी जी के जमाने में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, उन लोगों पे बहुतों का काम चलता था। अनंत सिंह का मीम, वो कुछ बोलते थे, अपना शॉर्ट्स डालते थे, वो भी बेचारे अब जेल चले गए। अब उन लोगों को भी दिक्कत हो गया। अब नाम नहीं लूंगा। एक जमाने में बड़े चैनल में काम करते थे, अभी यूट्यूब चलाते हैं। एक पत्रकार तो सिखाते हुए उनका आवाज है, इंटरव्यू ले रहे हैं, और उस सोनू सिंह के पिता को सिखा रहे हैं कि AK-47 बोलिए ना, AK-47 बोलिए ना। हद है भाई, किस प्रकार के पत्रकार हो तुम लोग भाई? मैं आज भी कह रहा हूं, अनंत सिंह ने तरीका जो अपनाया वो गलत था। यदि थाना सही समय पे एक्शन ले लेती तो विधायक को नहीं जाना पड़ता। तो थाना प्रभारी अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, मुझे आश्चर्य लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहीं से एक गुंजाइश और निकल करके दिख रही है ऋषि जी, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ा रोचक वाकया आपको बताता हूं, प्रासंगिक है।
दही चूड़ा भोज हुआ संजय झा के यहाँ, भगवा पंडाल लगा हुआ था, आपने देखा होगा, तमाम बड़े लोग थे उसमें। मैंने देखा कि उसमें कई लोगों से मेरी बात भी हुई, उस भोज में जो लोग पहुंचे हुए थे, कुछ पत्रकार भी थे और उसमें कुछ सांसद भी थे। हमारे एक मित्र को, बेहद अजीज मित्र है, जनता दल यूनाइटेड के 2 सांसद एयरपोर्ट पर मिल गए, एक ही फ्लाइट से आ रहे थे, हमारे मित्र भी उसी फ्लाइट में थे। और जेडीयू के 2 सांसद हैं, ध्यान रखिए, एक यदुवंशी समाज से है और एक कुशवंशी है। अब ज्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, इससे इतना ही समझ जाइए, बस एक अंग प्रदेश से आते हैं और एक, अब इलाका बता देंगे तो लोग समझ जाएंगे। तो एक मतलब भोजपुरी भाषी एक है, उनके पिता भी थे। ये दोनों लोग मिल गए हमारे एक मित्र को, और वहां पर जो रुख, जो हमारे मित्र बता रहे थे, वहां उन दोनों का जो रुख था, वो लगा कि भाई अमित शाह जी ने जो वहां पर निजी बातचीत बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कथित तौर पर हुई है कि बिहार में नीतीश कुमार से बात करके फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा, मतलब जैसे येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी का चयन होगा तो भाजपा के नेता लोग कह रहे थे येदियुरप्पा जी से बात कर लिया जाएगा, उसी अंदाज में जो बात हुई है। ये दोनों सांसद, मेरे मित्र ने बताया कि ये दोनों सांसद जाके नीतीश कुमार को तो पक्का बताएंगे, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, बताएंगे जरूर। क्या लगता है वफादारी भी तो कुछ चीज होती है बाप, देखिए वफादारी भी तो कुछ चीज होती है। मुझे आश्चर्य लगता है कि नेता लोग इतने साफगोई से बयान देते हैं। मैं वो आप बता रहे थे तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि देवेंद्र फडणवीस सीधे को बच्चे की तरह समझा रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री रहे या आप मुख्यमंत्री रहे, बात बराबर है। बात कैसे बराबर है भैया? मैं इंटरव्यू में देख रहा था, मुझे भी ये स्मरण आ गया। देखिए सिंधे जी शिंदे जी, सुन लीजिए, शिंदे जी मुंह बनाए बैठे हुए हैं उठे बच्चे की तरह, और देवेंद्र फडणवीस बहुत कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं अरे शिंदे जी मैं मुख्यमंत्री रहूं या आप रहे, बात बराबर है। तो नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं और नीतीश कुमार यह आश्वासन नरेंद्र मोदी की तरफ से चाहते हैं कि आप बिहार आइए। और फरवरी में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, संभवतः फरवरी में जो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पूरा जो खेल है मुझे लगता है, पूरा जो एक संशय का बादल है वो 24 फरवरी आएगा। हाँ, तो मोदी जी, नीतीश कुमार मोदी जी की तरफ से चाह रहे हैं कि आप इस बात को डिक्लेयर करें कि 2025 में नीतीश कुमार के लीडरशिप में एनडीए चुनाव लड़ेगी, और एनडीए सत्तासीन होती है तो नीतीश कुमार ही अगले 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री हो। अच्छा ऋषि जी, अब आपसे हम आश्वासन नरेंद्र मोदी की तरफ से चाहते हैं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक उपराष्ट्रपति आए, शिवराज सिंह चौहान आए, जेपी नड्डा आए या अमित शाह आए, नीतीश कुमार फूफा वाले रोल में उनकी भूमिका बनी रहेगी। एक चीज बताइए, अब आपने फूफा वाले रोल में बता दिया तो मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, और सीधा जवाब दीजिएगा एक सेंटेंस में। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, भागलपुर में किसान सम्मान निधि को लेकर किसी किस्त को लेकर कोई कार्यक्रम है, वहीं से होगा। 24 फरवरी के दिन पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के साथ कौन से उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव? देखिए संभावना अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं स्ट्रेट कह रहा हूं, देखिए आपसे इसमें इस विषय पे मत भिन्नता रखता हूं। मेरा अभी भी कोई बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई राय नहीं है मेरी। नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप सुनिए। 80% चांस अभी भी है कि नीतीश कुमार ही स्वागत करेंगे, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ही स्वागत करेंगे। यदि नीतीश कुमार के फार्मूला, जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद घोषणा करें, तो यदि नहीं करेंगे, नीतीश कुमार के शर्त पे यदि स्टैंड नहीं करते हैं, तो बजट के बाद खेला हो सकता है। नीतीश कुमार जब तक नीतीश कुमार को आश्वासन नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए के चेहरों को लेकर, यदि जो 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 जो, जो एक संशय का बादल छाया हुआ है, उसको यदि उसका पटाक्षेप नहीं होता है, तो फिर बजट के बाद आप देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं हल्के फुल्के में बयान नहीं दे देता हूँ या राय नहीं देता हूँ। बजट के बाद, क्योंकि फरवरी में यदि एक मामला नहीं क्लियर, नीतीश कुमार दबाव बनाए हुए हैं, ये तमाम जो फूला फूली जो देख रहे हैं, फूफा वाला रोल जो देख रहे हैं, उसके पीछे का यही मकसद है। दूसरी बात, एक आम दर्शक है अभिषेक जी, उनका एक सवाल था
शिवराज सिंह जी। चौहान साहब कृषि मंत्री हैं देश के, वो आए थे पूसा यूनिवर्सिटी में, जो पूसा में जो कृषि राजेंद्र कृषि महाविद्यालय है विश्वविद्यालय। उसका, हाँ, उसमें जो राजेंद्र कृषि। व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पे माननीय शिवराज सिंह चौहान को गौर फरमाना चाहिए। वहां पे जो विश्वविद्यालय में जो उच्च पदों पे जो आसीन है उनको किसका आशीर्वाद प्राप्त है, और जो करोड़ों रुपया बच्चे के लिए या शोध के लिए आता है वो किसके जेब में जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी तो मंगल पांडे से मिल लिए, उद्घाटन कर लिए, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं की है कि भ्रष्टाचार के आगोश में कौन कौन बड़े बड़े पदाधिकारी समाये हुए हैं। आपने देखा ना, आप ही के एरिया के जो डीओ साहब थे वो नोटों के क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, गड्डी, नोटों के गड्डी पे बिस्तर बना हुआ था। बंशीधर ब्रजवासी ने 2 डीओ पे आरोप लगाया है। एक डीओ तो पकड़ा गया, एक डीओ मुजफ्फरपुर के जो डीओ हैं अजय कुमार, उन पे भी गंभीर आरोप लगाया है। और मैं तो बार बार कहता हूं तमाम बीओ और डीओ की संपत्ति जांच करा लिया जाए। कई बीओ जो है महंगे गाड़ी से चलते हैं, इनोवा, ये क्या कहते हैं, जो कभी गाड़ी मैंने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। एन सीरीज, एस सीरीज, डी सीरीज, कौन कौन सीरीज, अब से जी आप लुटियंस में रहते हैं, आपको जानकारी होगी। अरे इस पे नीतीश कुमार क्यों नहीं गौर फरमाते हैं। ऋषि जी, कोई सीरीज हो, ए सीरीज हो, बी सीरीज हो, सीट सीरीज हो, छी सीरीज हो, थूट सीरीज हो, फेक सीरीज हो, जो भी सीरीज हो, उठा सीरीज हो, पटक सीरीज हो, जो आज देखिए आज सुनिए, एक बात कहूंगा तो है, थोड़ा जनता का भी बात हो जाए। आज बेगूसराय से एक वीडियो आया है, सिद्धार्थ जी, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बच्चे से प्रयोगशाला के नाम पे, प्रयोगशाला लैब का जो एग्जाम होता है 10th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप भी मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे अभिषेक जी, उसमें नंबर प्राप्त करने के लिए 2000 रुपए माननीय प्रधानाचार्य ऑन कैमरा पैसा मांग रही हैं। बच्चा कह रहा 1400 है, तो बोला कैसे काम चलेगा, बहुत महंगाई के जब, हाँ प्रैक्टिकल में महंगाई के जमाने में 1400 में कैसे काम चलेगा। पहले तो ये हालात है, पर काम चल जाता था, देसी मुर्गा पर और रोहू मछली पे काम चल जाता था। हाँ, तो 2000 रुपये ऑन कैमरा पैसा मांगा जा रहा है प्रधानाचार्य से, छात्रों से प्रधानाचार्य मांग रही है जी। अब एक चीज बताइए, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है अभिषेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, एक प्रोग्राम आप बिहार में तमाम विभागों में जो भ्रष्टाचार है उस पे कीजिए। आपको बिहार की जनता बहुत दिल से दुआ देगी। चलिए आगे कोई सवाल है? भ्रष्टाचार पर अगर हम कार्यक्रम करना शुरू करें, सीरीज चलानी शुरू करें, तो छोड़ दीजिए कि भाई कोई दूसरा टॉपिक, कोई ऐसा डिपार्टमेंट आपको बिहार में नहीं मिलेगा। कमोबेश पूरे देश की यही स्थिति है, कुछ दक्षिण के राज्यों में कुछ बचा हुआ है स्थिति कि अच्छे अधिकारी भी हैं। हाँ है, बिहार में अच्छे अधिकारी भी हैं। अभी जो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में एसएसपी आए हैं सुशील कुमार, देखिए कितने एक्टिव आईपीएस हैं। या वर्तमान में जो डीजीपी साहब हैं विनय कुमार, बहुत ही एक्टिव अधिकारी हैं। फ्री हैंड दीजिए ना, विनय कुमार है, सिद्धार्थ, सुशील कुमार, जो जैसे आईपीएस, जो तेज तरह आईपीएस, हम लोग खुली छूट दीजिए ना, देखिए ना क्या करके दिखाते हैं। रिजल्ट एक में रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन खुली छूट तो देंगे नहीं जी। आखिरी सवाल पर ऋषि जी आ रहे हैं, आखिरी सवाल पर, क्योंकि देखिए 24 फरवरी को, जैसा आपने बताया, 24 फरवरी का नीतीश कुमार इंतजार कर सकते हैं। वहां पर 24 फरवरी के दिन कम से कम सम्राट चौधरी के साथ ही नीतीश कुमार स्वागत करेंगे, मैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन 24 फरवरी को अगर मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा, चुनाव के बाद ये घोषणा अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं की भागलपुर में, तो तय मानिए अगली बार जब आएंगे तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की जगह तेजस्वी यादव हवाई अड्डे पर गुलदस्ता लेकर के खड़े मिल सकते हैं। कल बड़ा अच्छा लगा देख के, नीतीश कुमार नहीं गए थे तो सम्राट चौधरी थे वहां एयरपोर्ट पर। अगली बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव कहीं स्वागत करते हुए दिखाई दे सकते हैं सम्राट चौधरी की जगह, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है जिस पर हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं
नीतीश कुमार की कथित मिमिक्री करने, और उसके बाद विधान परिषद की सदस्यता गंवाने, फिर उसके बाद देखिए तो कोऑपरेटिव मंत्रालय केंद्र में किसके हाथ में है, और बिहार झारखंड दोनों की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है बिस्कोमान, उसके चेयरमैन का पद गंवाने, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो फिर उन्हीं की पत्नी यानी सुनील सिंह की पत्नी फिर से जीत करके बिस्कोमान पर काबिज हो गई, पूरी उनकी टीम काबिज हो गई। और तपेश्वर सिंह के पोते विशाल सिंह, कहा जा रहा था कि वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं, वो चुनाव हार गए। क्या अब लगता है आपको सुनील सिंह की एक जगह वापसी हो गई, विधान परिषद वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है चुनाव पर, वहां भी कहीं हो सकता है वापसी हो जाए? क्या लगता है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच कहा जा रहा था कि एक राह का कांटा दूर हो रहा है, सुनील सिंह को लोग रास्ते का कांटा मानते थे, नीतीश तेजस्वी को एक होने में, चाचा भतीजे को एक होने में, तो क्या विधान परिषद में भी जल्दी ही उनकी वापसी हो जाएगी और उस राह के कांटे को कथित राह के कांटे को बरकरार रखने की कोशिश करेगी बीजेपी? हालांकि फैसला न्यायालय का है, उसमें बीजेपी को जी देखिए सुनील सिंह को दो तरफा मतलब गुड न्यूज तो मिला ही है, कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। और कल एक बात तो है, ऐसे चुनावों में खासकर जो सत्तासीन पार्टियां होती हैं, या आप राज्य में देख लीजिए या केंद्र में देख लीजिए, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। और बिहार एनडीए की बात करें और खासकर नीतीश कुमार की बात करें तो उनके आंखों के किरकिरी तो सुनील कुमार हैं। आपने कभी देखा कि आलोचना, किसी व्यक्ति का आलोचना या मिमिक्री करने पे किसी की सदस्यता ले ली गई हो? इस मामले में माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने आर्गुमेंट किया, सरकार के जो लॉयर, बिहार सरकार के जो लॉयर थे उनसे आर्गुमेंट किया कि मिमिक्री के आधार पे आप किसी की सदस्यता ले लेंगे जी। तो आप समझ आइए सुनील सिंह और नीतीश कुमार में जो रिश्ते इतने खराब हैं कि मिमिक्री करने पे नीतीश कुमार ने पूरे पावर लगा दिए और उनकी सदस्यता एक तरह से ले ली गई। उस सुनील सिंह ने कहीं न कहीं ये दिखा दिया है कि बिस्कोमान की राजनीति में, सहकारिता की राजनीति में बिहार में उनके टक्कर का तो कोई नहीं है। जी। छात्र को ब्रिलियंट कब माना जाता है? जब रिजल्ट आते हैं। जी। तो सुनील सिंह ने तो रिजल्ट दिखा दिया है कि 15 में से 11 उनके समर्थक जो जीत के आए हैं। जो निदेशक मंडल का जो कल हुआ है में तो 11 इनके जीत के आए हैं और विशाल सिंह के 5 लोग जीत के आए हैं। ठीक है, उस सब तो ठीक है, लेकिन सुनील सिंह जो फेसबुक पर जो पोस्ट वगैरह करते रहते हैं ना बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, अब उनकी वापसी के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो संभावित एका की गुंजाइश है, क्या सुनील सिंह उसे प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएंगे या परिस्थितियों को समझकर चुप रह जाएंगे? राजनीति में सुर बदल लिया जाता है। सम्राट चौधरी की तरह पगड़ी बांध के पगड़ी खोल लिया। राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। एक जमाने में सोनिया जयललिता का क्या रिलेशन था? वही सोनिया और जयललिता ने मिलके वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया। तो ये राजनीति में ये जो संबंध दिखते हैं कि बहुत खराब संबंध दिख रहे हैं, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा ये है। और सुनील सिंह किसके करीबी हैं? तेजस्वी यादव क्या घोषित मामा है? राबड़ी देवी मामा तो चाहेंगे, मामा तो चाहेंगे, ठीक है नीतीश कुमार ने उन्हें घाव दिया है, लेकिन भांजे के लिए कम से कम उस घाव और दर्द को तो भूल जाएंगे कि उन्हें भांजे मुख्यमंत्री तो बन जाए, ना मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तो बन जाए। तो राजनीति में देखिए, राजनीति में ऐसे मसलों को दिल से नहीं लिया जाता। चलिए ऐसे वाकई आप तो विद्वान लोग हैं, ऐसे कई कोइंसिडेंस हैं। जी ऋषि जी, तमाम कोइंसिडेंस अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं और नीतीश कुमार ने एक बार नहीं 3 बार ट्रेलर दिखाया कि 3 बार प्रोग्राम स्किप कर दिया। मैं एक बात और खत्म कर दूं, मैं पूरे दमखम और दावे के साथ कह रहा हूं, यदि प्रधानमंत्री बिहार के धरती से इस बात की घोषणा नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार ही अगला चेहरा होंगे, सिर्फ चेहरा नहीं जीतने के बाद मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी घोषणा नहीं करते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है बजट के बाद।
मतलब आगे जब भी आएंगे 24 फरवरी नहीं, मतलब उसके आगे जब भी आएंगे तो उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पे खड़े मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, आपने आपने जो बात कही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां अलग दिशा में जा रही है, और देखते जाइए जिस दिशा में परिस्थिति जा रही है। नीतीश कुमार ने ट्रेलर ही नहीं दिखाया, इंटरवल के पहले की फिल्म भी दिखा दी है। इंटरवल के बाद की फिल्म जो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होती है, मार दूंगा, जला दूंगा, काट दूंगा, जो होता है ना आखिर में 15 मिनट में, वो दिखाना अभी राजनीतिक तौर पर, हालांकि शब्द का इस्तेमाल मैंने प्रतीकात्मक किया फिल्म के उदाहरण को देते हुए, वो देखना अभी बाकी है। तो देखिए अब किस रूप में ये प्रतीकात्मक राजनीतिक मारधाड़ शुरू होती है। और बिहार में कहावत है कि नीतीश कुमार का मारा हुआ तुरंत पता नहीं चलता। वो जिस छड़ी से वार करते हैं, 3 महीने बाद लोगों को लगता है कि अरे बाप, ये तो घाव बहुत बड़ा दे दिया। खैर, अब देखते जाइए। हेमोपैथिक इलाज करते हैं। होम्योपैथिक इलाज तो होम्योपैथिक इलाज में अब रस्टक्स और नक्स और पता नहीं क्या क्या जो होता है, बेलाडोना, कौन सा दवा देते हैं 200 नंबर में कि 30 नंबर में कि 1 M में, वही बताएंगे। खैर, इंतजार कीजिए, खेल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने पूरे बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को होम्योपैथी वाले अंदाज में सबके सामने रख दिया। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।